नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल पारिक आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम संगणक भर्ती एग्जाम 2024 के लिए स्टैटिस्टिक्स पर चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पहले सांख्यिकी का परिचय, उसके बाद में समअंकों को एकत्रित करना, जिसके 2 विधियां बताई थी मैंने। फिर हम वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे थे और आज हम आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण के अंदर कि वर्गीकरण में कुछ विभिन्न श्रेणियां आपको काम में आएंगी। विभिन्न श्रेणियां जो वर्गीकरण के अंदर इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था वर्गीकरण है क्या, और उसमें कल लास्ट में मैंने कुछ श्रेणियों के ऊपर चर्चा भी की थी कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, अखंडित श्रेणी क्या है। आज हम उसी में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं लिखवा भी दूंगा श्रेणियां क्या है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर है व्यक्तिगत श्रेणी। कल मैंने तीनों श्रेणियां बताई थी। व्यक्तिगत श्रेणी क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब है जिसमें प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दे रखा हो, जहां चर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए। तो मैं लिखूं व्यक्तिगत श्रेणी क्या है कि जहां चर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए, जहां चर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए। वर्गीकरण क्या होता है, जो आज ही क्लास देख रहा है वो इससे पहले वाली क्लास देख लेना। वर्गीकरण का मतलब क्या है? जहां चर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए, अर्थात प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दे रखा हो। अब आप बोलोगे व्यक्तिगत माप कैसे? तो मैं लिखूं एग्जाम्पल कि आप अध्यापक हो और आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो वहां 10 विद्यार्थी हैं। तो मैं ये लिखूं कक्षा के 10 विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक आपने लिखे कि राम के इतने प्राप्तांक आए, श्याम के इतने प्राप्तांक आए, मोहन के इतने प्राप्तांक आए, सबकी अलग अलग व्यक्तिगत रूप से दर्शाए, तो व्यक्तिगत श्रेणी है। या फिर मैं लिखूं पांच परिवार की अलग अलग मासिक आय के डेटा है, के आंकड़े दे रखे हो या लिख रखे हैं आपने, वो व्यक्तिगत श्रेणी है। एग्जाम्पल भी लिख दूं, जैसे मैं परिवार ए है रुपए 10,000 मासिक आय, परिवार बी है रुपए 15,000 मासिक आय, परिवार सी है रुपए 30,000 मासिक आय, परिवार डी है रुपए 25,000 मासिक आय है, और परिवार ई है रुपए 18,000 मासिक आय है। तो ये जो डेटा है ना, ये व्यक्तिगत डेटा है, आपको अलग अलग मान दे रखे हैं। तो ध्यान रखना, जहां चर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए, प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दे रखा हो, वो कौन से डेटा हो गए? व्यक्तिगत हैं। और वो कौन सी श्रेणी? इन डेटा के आधार पर जो श्रेणी बनेगी वो कौन सी श्रेणी होगी? व्यक्तिगत श्रेणी। यहां ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इधर लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान रखना बस। आपकी व्यक्तिगत श्रेणी में आवर्ती नहीं होती है, कि फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। ऐसा नहीं कि 5,000 कमाने वाले 5 परिवार है,
10,000 कमाने वाले 8 परिवार है, ऐसे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी, आवर्ती नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, खंडित श्रेणी। डिस्क्रीट सीरीज। अब खंडित श्रेणी क्या है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि खंडित चर क्या है। खंडित चर का मतलब क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था, जहां जो पद है प्रत्येक पद का यथार्थ माप किया जा सके, पूर्णांक में माप हो प्रत्येक पद का। कैसे? जहां प्रत्येक पद का, देखो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख रहा हूं मैं सारा, तो सब कुछ आपको कवर करवा रहा हूं साथ साथ में, तो अच्छी तरीके से समझना बातों को। जहां प्रत्येक पद का एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, यथार्थ माप किया जा सके, एग्जैक्ट मेजरमेंट, अर्थात मैं लिखूं अर्थात प्रत्येक पद पूर्णांक में हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं एक मकान में, कल बताया भी था मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल, कमरों की संख्या। अब आप मेरे को ये बताओ, आप इसे पूर्ण रूप से गिन नहीं सकते क्या, जहां प्रत्येक पद को गिना जा सके? जहां प्रत्येक पद को पूर्ण संख्या में गिना जा सके, पूर्णांक में गिना जा सके, जहां प्रत्येक पद को। तो मकान में कमरों की संख्या पॉइंट में हो सकती है, मकान में कमरों की संख्या। दुर्घटना पॉइंट में हो सकती है क्या? नहीं, दुर्घटना। पृष्ठ की संख्या पॉइंट में हो सकती है, पृष्ठ की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या पॉइंट में हो सकती है, विद्यार्थियों की संख्या। तो जहां प्रत्येक पद का यथार्थ माप किया जा सके, अर्थात प्रत्येक पद पूर्णांक में हो, वो क्या होते हैं? खंडित चर। और खंडित चर के आधार पर जो श्रेणी बनाई जाएगी उसे हम खंडित श्रेणी बोलेंगे। तो मैं लिखूं खंडित चर के आधार पर बनाई गई श्रेणी खंडित श्रेणी होगी। खंडित श्रेणी में चर मतलब पद, चर का मतलब जो भी पद आपको दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, वो पद है। तो खंडित चर, ये चर है, वो पद या चर। तो खंडित चर तथा आवर्ती दोनों होंगी, खंडित चर और आवर्ती दोनों होगी। एग्जाम्पल में ये लिखूं मैं कि ये विद्यार्थी के प्राप्तांक है, और ये आवर्ती है। या मैं ये लिखूं विद्यार्थियों के प्राप्तांक की जगह विद्यार्थियों के प्राप्तांक, ध्यान रखना हम दशमलव में, आप सोचते हो कि परसेंटेज तो दशमलव में आते हैं, लेकिन प्राप्तांक हमेशा पूर्ण संख्या में दिए जाते हैं कि 10.8 ऐसे नंबर नहीं होते, उन्हें 11 मानकर दिया जाते हैं प्राप्तांक।
कभी आपने देखे हैं अंक तालिका में कि भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में दशमलव में नंबर दे रखे हो? कोई भी आज तक आप अपनी अंक तालिका देखो, कक्षा 1 से लेकर आपने जो बीकॉम किया है या बीएससी किया है या बीए किया है, तो वहां तक आप किसी भी अंक तालिका में कोई भी नंबर आपको दशमलव में दे रखे हैं। परसेंटेज हो सकते हैं लेकिन प्राप्तांक क्या हमेशा पूर्ण संख्या में रहेंगे। तो यहाँ जो प्राप्तांक है वो खंडित चर माने जाते हैं। ध्यान रखना, कहीं भी जरा सा भी दिमाग में ये नहीं आ जाए कि प्राप्तांक है वो दशमलव में होते हैं तो वो क्या खंडित कैसे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों के प्राप्तांक लिखो, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि विराट कोहली के द्वारा हर पारी में अलग अलग रन बनाए जाते हैं, उसमें 80 टोटल मैच उसने, जैसे मान लो 300 मैच खेल लिए टोटल, या 300 पारियां खेली उसने वनडे में टोटल, तो 80 रन बनाने वाली कितनी पारियां हैं, तो मैं लिखूं 8 पारी 80 रन बनाने वाली है। 70 रन बनाने वाली पारी कितनी है, 70 रन बनाने वाली 6 पारी हैं। ऐसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांक मैंने लिख दिए, जैसे 100 है तो 80 नंबर प्राप्त करने वाले कक्षा के अंदर 4 विद्यार्थी है, 60 नंबर प्राप्त करने वाली कक्षा में 9 विद्यार्थी हैं, 50 नंबर प्राप्त करने वाली कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से जो दे रखी है वो कौन सी होगी, आपकी खंडित श्रेणी होगी। तो खंडित श्रेणी में चर भी होगी, साथ में आवर्ती फ्रीक्वेंसी भी होगी, और ये आपके प्राप्तांक है, अक्ष है, चर है, पद है। तो क्या होगी खंडित श्रेणी का मतलब क्या है कि पहले खंडित चर को समझो, जहां प्रत्येक पद का यथार्थ माप किया जा सके। वो क्या होते हैं, आपके खंडित चर होते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है, दशमलव में नहीं आते खंडित चर। ध्यान रखना, जैसे एक मकान में कमरों की संख्या, कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक, दुर्घटना, पृष्ठ की संख्या, मैच में बनाए गए रनों की संख्या, ये सारी क्या है, ये खंडित चर है। और इसके आधार पर जो श्रेणी बनाएंगे वो खंडित श्रेणी होगी। और खंडित श्रेणी क्या होगी, वो ये है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। इसके बाद में तीसरी है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी भी बोल सकते हैं इसे, कंटिन्यूअस सीरीज। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, जिसे विच्छिन्न श्रेणी भी बोलते हैं। तीसरी है अखंडित या सतत कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये क्या होती है, देखो अखंडित श्रेणी कि जहां चर को वर्गों में रखा जाए, जहां चर को वर्ग में रखा जाए, जहां चर का अंतराल पर दे रखा हो, चर अंतराल में रखे जाए, चर लिमिट में रखे जाएं, तो जहां चर को वर्गों में रखा जाए, इस श्रेणी में चर तथा आवर्ती, इसमें भी दोनों होते हैं, आवर्ती दोनों होते हैं। देखो चर को क्या रखा जा रहा है, वर्गों में रखा जा रहा है, और साथ साथ में चर तथा आवर्ती दोनों होते हैं इसके अंदर। तो वो ध्यान रखना, आपको कौन सी हो गई आपकी अखंडित श्रेणी। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि खंडित श्रेणी को अखंडित में नहीं रख सकते क्या, प्राप्तांक को आप रख सकते हो। क्रिकेट मैच के रनों की संख्या को आप वर्ग में बनाकर रख सकते हो कि 70 से 80 रनों के बीच आने वाली पारी इतनी है, 80 से 90 रनों के बीच वाली पारी इतनी है, 60 से 70 रनों के बीच वाली पारी इतनी है। तो आप इस प्रकार रख सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खंडित श्रेणी है तो उसको अखंडित में बदल ही नहीं सकते क्या। लेकिन अखंडित का प्रयोग कहां किया जा सकता है, दशमलव के जहां यथार्थ माप नहीं हो वहां भी किया जा सकता है, यथार्थ माप है वहां भी किया जा सकता है। तो दोनों जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। वो क्या आपकी अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। तो बात को समझ रहे हो आप। तो क्या होगी, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं कि 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ये तो आपके प्राप्तांक हो गए, 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, और ये आवर्ती हो गई वो 5 है। 10 से 20 वाले विद्यार्थी वो 8 है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार जो रख रहे हो आप वो क्या है, आपकी अखंडित श्रेणी है। अब मैं आपको ये बोलूं
कि ये अखंडित श्रेणी है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। जो अखंडित श्रेणी है, तो मैंने ये लिखा ना, ये किसका प्रकार लिखा है वो अभी बताता हूं। देखो ये अपवर्जी का प्रकार लिखा है मैंने। तो अखंडित श्रेणी है वो भी दो प्रकार की होती है। तो मैं यहां लिखूं अखंडित श्रेणी, चलो मैं नेक्स्ट लिख देता हूं आगे। अखंडित श्रेणी है वो भी दो प्रकार की होती है आपकी। तो अखंडित श्रेणी के प्रकार, तो अखंडित श्रेणी के प्रकार है वो भी दो होते हैं। अब कौन कौन से होंगे वो? तो एक तो है समावेशी श्रेणी और एक है अपवर्जी श्रेणी। समावेशी इंक्लूसिव, अपवर्जी एक्सक्लूसिव। तो समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी, समावेशी इंक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव श्रेणी सीरीज। तो समावेशी श्रेणी क्या है कि जहां जो वर्ग दे रखा हो वो इस रूप में आपको दे रखा हो कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस रूप में दे रखा हो कि 1 से 10 वाले विद्यार्थी है, ये तो प्राप्तांक मान लो, और ये विद्यार्थियों की संख्या मान लो। इधर तो 1 से 10 तक वाले विद्यार्थी 4 है, 11 से 20 वाले 8 है, ये 6 है। तो ये तो समावेशी श्रेणी। अब क्या खास बात है इसमें समावेशी श्रेणी के अंदर? इसमें देखो वर्ग की निम्न सीमा और वर्ग की उच्च सीमा, ये क्या है? दोनों 1 से 10 है। फिर नेक्स्ट जो वर्ग स्टार्ट हो रहा है वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बीच में अंतराल है 1 से 10। तो 10 से 11 यहां बीच में गैप आ गया, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30। तो 20 और 21 इन दोनों के बीच गैप आ गया। तो समावेशी श्रेणी के अंदर बीच में अंतराल पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि इस वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों इसी वर्ग में शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों उसी वर्ग में शामिल हो जाए, वो समावेशी श्रेणी है। तो इस श्रेणी में, बात समझ रहे हो आप, इस श्रेणी में वर्ग की उच्च सीमा व निम्न सीमा इसी वर्ग में शामिल होती है। दूसरा मैं लिखूं समावेशी श्रेणी में गैप अंतराल पाए जाते हैं, कंटिन्यू नहीं होती। समावेशी श्रेणी सतत नहीं चलती, गैप पाए जाते हैं बीच में ना, अंतराल पाए जाते हैं। तो समावेशी श्रेणी सतत नहीं चलती। समझ गए आप इस बात का? दूसरी है अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी कौन सी होती है? तो मैं लिखूं जैसे 0 से लेकर 10 नंबर प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी हैं। ध्यान रखना ये तो प्राप्तांक है यहां पर, तो और यहां विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 10 से लेकर 0 से 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 8 है और 4 है, ऐसे मान ये दे रखा है। अब आप इसमें क्या समझ रहे हो? तो यहां आप ये देख रहे हो श्रेणी के अंदर कि सर इस श्रेणी की जो उच्च सीमा है वो आगे वाले श्रेणी की निम्न सीमा है। तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा, यही तो है ना, एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो मैं लिखूं इस श्रेणी में एक वर्ग की
उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बनती है। बात समझ रहे हो आप? और अब यहां देखो, इस वर्ग में है ना 0 से लेकर 9.999 तक तो शामिल होगा, लेकिन हाईएस्ट सीमा है ना ये अगले वर्ग में शामिल की जाएगी। तो एक वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग में शामिल नहीं होती, वह अगले वर्ग में शामिल होती है। तो यहां जो प्राप्तांक है ना वो 9.99 तक हो सकते हैं। आप बोलोगे सर प्राप्तांक तो पॉइंटों में होते नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होते प्राप्तांक, लेकिन 10 नंबर आ जाए वो, तो 10 नंबर आप इस श्रेणी में शामिल नहीं करोगे, इसमें शामिल करोगे। लेकिन ऊंचाइयां तो हो सकती है ना पॉइंट में, प्राप्तांक की तो नहीं होती। मैं लिख देता विद्यार्थियों की ऊंचाई 155 से लेकर 160, 160 से लेकर 165 सेंटीमीटर, तो वो तो पॉइंटों में होती है ना ऊंचाई। तो ऊंचाई तो दशमलव में होती है, पॉइंट में होती है ऊंचाई। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि यहां 10 ना इस वर्ग में शामिल नहीं होगा, 10 इस वर्ग में शामिल होगा। तो मैं लिखूं एक वर्ग की ऊपरी सीमा उस वर्ग में शामिल ना होकर अगले वर्ग में शामिल होती है। बात समझ रहे हो आप यहां तक? अब यहां देखो बीच में गैप नहीं पाए जाते, 0 से लेकर 10 कंटिन्यू है, 10 के बाद में जस्ट 10 आगे वाली श्रेणी में आ गया, उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन गई। तो यहां इस बात का ध्यान रखना कि अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज सतत चलती है। ये जो थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं ना संगणक में, मैं उनके सारे उन सबके लिए बता रहा हूं आपको कि थ्योरेटिकल प्रश्न कैसे बनेंगे। तो इस बात को समझ रहे हो आप कि जो अखंडित श्रेणी है उसके 2 प्रकार बताए मैंने, समावेशी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी। समावेशी श्रेणी के अंदर बीच में अंतराल होते हैं, गैप बनते हैं। समावेशी श्रेणी के अंदर दोनों वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा, मतलब वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों उसी वर्ग में शामिल होती है। अपवर्जी श्रेणी के अंदर एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बनती है। बात को समझ रहे हो यहां पर? और उस वर्ग की उच्च सीमा को उस वर्ग में शामिल नहीं कर अगले वर्ग में शामिल करते। ये सतत नहीं चलती, ये सतत चलती है, इसमें गैप नहीं बनते, इधर गैप बनते हैं। तो बात को समझ रहे हो कि अखंडित श्रेणी के प्रकार जो मैंने आपको बताए वो क्या होंगे? 2 प्रकार होंगे, और कौन से प्रकार होंगे वो इधर होंगे। तो इधर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बताता हूं। अब आगे देखना, ये जो समावेशी श्रेणी है ना, समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी, अब जब आप समांतर माध्य, ये 2 जो श्रेणियां बताई है मैंने, जब आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे, समांतर माध्य ज्ञात करोगे, हरात्मक माध्य ज्ञात करोगे, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करोगे, गुणोत्तर माध्य, ये दोनों श्रेणियों से ज्ञात किए जा सकते हैं। मतलब ये श्रेणी दे रखी हो इससे भी ज्ञात किए जा सकते हैं, ये श्रेणी दे रखी हो इससे भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो गुणोत्तर माध्य दोनों श्रेणियों से ज्ञात किए जा सकते हैं, दोनों श्रेणियों से ज्ञात किए जा सकते हैं। और माध्यिका या मध्य का बहुलक, मोड, मीन, मीडियन, मोड, पंचमक, सतमक, दशमक, अष्टमक,
ये जब याद करोगे ना आप, माध्यिका बहुलक ये अपवर्जी श्रेणी से ही ज्ञात होते हैं, अपवर्जी श्रेणी से ही ज्ञात होते हैं। तो फिर समावेशी आ जाए तब क्या करें, तब माध्यिका नहीं निकलेगी, इसका मतलब तो निकलेगी माध्यिका। आगे हम पढ़ेंगे जब माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकलती है वो तो आगे बताएंगे। लेकिन यहां जब ये श्रेणी आ जाए ना समावेशी, तो समावेशी को चेंज करना पड़ेगा अपवर्जी श्रेणी में। तो मैं आगे लिखूं समावेशी श्रेणी को, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना, कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदला जाएगा। जब आपको ऐसा दे रखा हो 1 से 10 दे रखा हो, 11 से 20 दे रखा हो, ये समावेशी श्रेणी आपको दे रखी है, इसको आप अपवर्जी में कैसे चेंज करोगे। तो देखना जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट, उस अपर लिमिट में से तो आप अपर लिमिट में से आप आधा घटाओगे, सॉरी लोअर लिमिट में से तो आधा घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे, सॉरी ये जो लोअर लिमिट है, इस लोअर लिमिट में से तो आप आधा घटाओगे और अपर लिमिट में आधा जोड़ोगे, अपर लिमिट में आधा जोड़ोगे। तो देखो लोअर लिमिट में आधा घटाएं तो 1 में आधा घटाएं तब 0.5, इसमें जोड़े तब 10.5, इसमें आधा घटाएं तब 10.5, इसमें आधा जोड़े तब 20.5। तो ये श्रेणी है, ये चेंज कर दी हमने समावेशी श्रेणी किसमें, अपवर्जी श्रेणी में। सामान्यतया इनमें 1 का ही अंतर होता है, लेकिन ये आधा क्या चीज है, आधा, तो आधा देखो इसकी तो अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इन दोनों के डिफरेंस का आधा करते हैं हमेशा। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 का आधा आधा है, इसलिए मैंने आधा घटा दिया, आधा जोड़ दिया। ये जनरल रूल है, सामान्य रूल है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 का ही मिलता है। 2 का मिल जाए तब, जैसे यहाँ हो 1 से लेकर 8, यहाँ हो 10 से लेकर 18, यहाँ हो 20 से लेकर 28, ऐसे हो, तब क्या करना आपको कि जो ये 2 है ना, इन दोनों का 1 से लेकर 8, यहाँ 10 से स्टार्ट हो रही है, डिफरेंस 2 है, 2 का आधा 1, तो लोअर लिमिट में 1 घटा देंगे, अपर लिमिट में 1 जोड़ देंगे, ऐसे बना देंगे हम। तो ध्यान रखना जनरल रूल यही है ना, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी तीनों श्रेणियां कंप्लीट हो गई। समावेशी व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है और अखंडित श्रेणी क्या है, बात को समझ रहे हो अच्छे से। तो ये हमने आज इन श्रेणियां कंप्लीट कर ली। फिर कुछ विभिन्न शब्दावलियां और हैं, इंपोर्टेंट शब्दावली हैं, वो भी आपको बता देता हूं मैं, वो क्या है। अब महत्वपूर्ण शब्दावलियां और है, देखना। वर्ग सीमा, क्लास लिमिट, वर्ग विस्तार जिसे रेंज या परास भी बोलते हैं, मध्य पद, तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखना कि मध्य पद क्या है। और मैं लिखूं मिलान चिन्ह क्या है,
आवर्ती क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती एफ, ये बार बार में आएगी इसलिए फ्रीक्वेंसी एफ लिखेंगे। ये क्या है देखो, वर्ग सीमा, वर्ग विस्तार, मध्य पद, मिलान चिन्ह, आवर्ती, ऐसे शब्द आए वो क्या होते हैं देखना। तो वर्ग सीमा देखो, वर्ग सीमा का मतलब है कि यदि देखो इस प्रकार वर्गांतर दे रखा हो 10 से 20, 20 से 30, तब तो देखो यहां इसे तो बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब कई तो इसे L या H से बोल देते हैं, लोअर लिमिट L 10 है, अपर लिमिट को H हाईएस्ट बोल देते हैं, सॉरी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। कई इसे ऐसे भी बोल देते हैं L1 और L2, मतलब उससे कोई फर्क नहीं है, जैसा लिखा हुआ है L1 L2। यहां जैसे इस वर्ग में L1 का मतलब है 10, L2 का मतलब है 20, L1 का मतलब है 20, L2 का मतलब है इस वर्ग में 30। वर्ग विस्तार क्या है, तो वर्ग विस्तार देखो, वर्ग विस्तार का मतलब होता है जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। तो वर्ग विस्तार का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट बराबर 10 माइनस 0 बराबर 10, या L2 माइनस L1, आप ऐसे भी बोल सकते हो L2 माइनस L1। इस वर्ग के अंदर आप बोलोगे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 20 माइनस 10 बराबर 10, वर्ग विस्तार। इस वर्ग के लिए हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 30 माइनस 20 बराबर 10। आपको ऐसे तो पूछेगा नहीं, आपको तो वर्ग विस्तार होता है क्या ये पूछेगा, L1 L2 ये दर्शाना तो पूछेगा नहीं, तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें H का मतलब क्या है, 20 है, L का मतलब लिखो पहले, L का मतलब है 10, H का मतलब है 20। इस वर्ग में, इस वर्ग में L का मतलब है 20, H का मतलब है 30। तो बात को समझ रहे हो होंगे आप। फिर मध्य पद क्या है, मध्य पद का मतलब होता है कि जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। तो मध्य पद का मतलब होता है कि वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा करना, तो 5, 10 प्लस 20 बट्टा 2 15, 20 प्लस 30 बट्टा 2 बराबर 25। तो ये क्या है आपके मध्य पद। ये जब व्यक्तिगत श्रेणी हो ना तब भी हो सकते हैं, खंडित श्रेणी तब भी हो सकते हैं। कैसे, व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो आपको, तब आप ये बोलोगे देखो वर्ग सीमा, मैं ये लिखूं 2 3 5 8 9 1 7 10 ऐसे लिखा मैंने। तो वर्ग सीमा हाईएस्ट तो है 10 और लोवेस्ट है 1। ये इस व्यक्तिगत श्रेणी के जो दे रखे हैं उसकी वर्ग सीमाएं हैं। अब आप बोलोगे खंडित श्रेणी, तो देखो खंडित श्रेणी में यही तो होते हैं ना कि 5 नंबर वाले 4 विद्यार्थी, मतलब 5 4 बार लिखा हुआ है, 8 नंबर वाले 3 विद्यार्थी तो 8 3 बार लिखा हुआ है। तो बात तो यही है ना कि हाईएस्ट नंबर वाला और लोवेस्ट नंबर वाला घटा देंगे। जैसे मान लो ये होता है कि 8 नंबर वाले 4 विद्यार्थी हैं, 8 नंबर वाले 5 विद्यार्थी है, 6 नंबर वाले 2 विद्यार्थी, 1 नंबर वाला 1 है। तो आप यही तो बोलते हाईएस्ट तो 8 नंबर है, लोवेस्ट 1 नंबर है, तो 8 माइनस 1। तो खंडित श्रेणी तो व्यक्तिगत श्रेणी समझ में आ गई, तो खंडित श्रेणी तो आ ही जाएगी। तो इसी प्रकार वर्ग विस्तार कैसे किया जाए, तो वर्ग विस्तार इसी में देखो मैं लिखता हूं, वर्ग विस्तार का मतलब होता है 10 माइनस 1 बराबर 9। इसके लिए ही वर्ग विस्तार ये हो गया। मध्यपद, मध्यपद यहां आएगा नहीं, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यपद नहीं होगा, तो ध्यान रखना। फिर है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जब आवर्ती है ना उनको टेली के द्वारा बताया जाए, कि जैसे आवर्ती आपको दे रखी हो, बस याद रखना चाहिए, आवर्ती 2 है, आवर्ती 5 है, आवर्ती 3 है, आवर्ती 7 है, तो कैसे लिखी जाती है, देखो मिलान चिन्ह टेली। मिलान चिन्ह हमेशा ऐसे बनते हैं, 2 है तो 2 डंडे। आवर्ती को मिलान चिन्ह के द्वारा बताया जाता है कि पहले मिलान चिन्ह लिखो बाद में वो आवर्ती लिखो, है ना। तो पहले मिलान चिन्ह लिखते हैं बाद में ये आवर्ती लिखते हैं। 1 2 3 4 फिर 5 को ऐसे काटते हैं, बस इतना ही है। 3 के लिए 3 डंडे खींच दो,
7 के लिए 1 2 3 4, फिर 5 का काटो 6 7 ऐसे। तो इस तरीके से, और जैसे 12 होता है जैसे, तो 12 के लिए 1 2 3 4, 5 को काटते 1 2 3 4, 5 को काटते 10, फिर 2 डंडे खींचते ऐसे 12। तो ध्यान रखना, तो ये आपकी क्या है, मिलान चिन्ह। और आवर्ती का मतलब, तो आवर्ती का मतलब कि कोई भी पद मूल्य कितनी बार आ रहा है, कोई भी पद मूल्य की आवर्ती कितनी हो रही है, कि 5 बार है, 6 बार है, 8 बार है, या 0 से 10 के बीच आवर्ती 8 है, 9 से 12 के बीच आवर्ती 15 है। तो इस तरीके से जो आवर्ती मतलब कितनी बार आवर्ती हो रही है, 0 से 10 वर्ग है 5 बार, 10 से 20 है 8 बार, 20 से 30 है 7 बार, ये 5 नंबर वाले 3 हैं, 8 नंबर वाले 2 हैं, 9 नंबर वाले 11 विद्यार्थी हैं। तो इस तरीके से कि पद मूल्य की कितनी बार आवर्ती हो रही है, कितनी बार वो लिखा जा रहा है, वो हम क्या बोलते हैं उसको, आवर्ती। तो ये आप समझ रहे हो कि ये जो मैंने बताया ये वर्गीकरण से संबंधित बातें थी सारी, और वर्गीकरण में काम में आने वाले साथ में शब्द भी मैंने शामिल कर लिए कि आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें आनी जरूरी है। कल हम पढ़ेंगे सारणीयन, और सारणीयन के बाद हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप स्टार्ट करेंगे, जहां से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन है और उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप इस क्लास को देखो, जब भी आपके पास ये क्लास पहुंचे सिलेबस सारा कंप्लीट होगा, और वो भी बिल्कुल देखो अच्छे से, जो मैं आपको शॉर्ट रूप से सारी बातें बताऊंगा, एग्जाम के प्रश्न भी करवाऊंगा। जैसे सारणीयन पूरा होता है कि यहाँ तक किस प्रकार प्रश्न आ रखे हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया सारणीयन के बाद में, तो हर टॉपिक वाइज हम प्रश्न करेंगे सारे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और इसको लाइक करो। धन्यवाद।